सर्वेषां कृते नमो नमः। आज हम सब पढ़ेंगे पाठ 7 सौहार्दम प्रकृतेः शोभा, अर्थात परस्पर सद्भाव ही प्रकृति की शोभा है। इस पाठ के अंतर्गत स्वार्थी और आत्मकेंद्रित बनने की अपेक्षा परोपकारी एवं सहयोगी बनकर सर्वजन हिताय कार्य करने की प्रेरणा दी गई है। अब हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी अपि वहति। एकः सिंहः सुखेन विश्राम्यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनोति। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहर्तुम् इच्छति परं वानरस्तु कूर्दित्वा वृक्षम् आरूढ़। वन का दृश्य, समीप में ही एक नदी बहती है। एक शेर सुख से विश्राम कर रहा है, तभी एक बंदर आकर उसकी पूंछ पकड़कर घुमाता है। क्रोधित शेर उसको पकड़ना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम् आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवमेव वानराः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, गर्जति, परं किमपि कर्तुं समर्थः एव तिष्ठति। वानराः हसन्ति। वृक्षोपरि च विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। निद्राभंग दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छजीवैः आत्मना एकादृश्य दुर्वस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। क्रोधित शेर उसको पकड़ना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। तभी दूसरे वृक्ष से अन्य बंदर शेर के कान खींचकर पुनः वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। ऐसे ही बंदर बार बार शेर को तंग करते हैं। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। बंदर हंसते हैं और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर हर्ष से मिश्रित चहचहाट करते हैं। शेर गुस्से से गरजते हुए, मैं वनराज हूँ, क्या डर नहीं लगता? क्यों मुझे सब मिलकर तंग करते हो? एक बंदर, क्योंकि तुम वन का राजा होने के लिए बिल्कुल अयोग्य है। राजा तो रक्षक होता है, परंतु तुम तो भक्षक हो और तुम तो अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, तो हमारी रक्षा कैसे करोगे? अन्य बंदर, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी गई? जो दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित जंतुओं की शारीरिक रूप से सदा रक्षा नहीं करता, वह निसंदेह यम है। कौआ, तुम्हारे द्वारा सत्य कहा गया। वास्तव में वनराज होने के लिए तो मैं ही योग्य हूँ। कोयल, उपहास करते हुए, तुम कैसे वनराज होने के लिए योग्य हो? यहाँ का की कठोर ध्वनि से वातावरण दूषित करते हो। ना रूप है ना ध्वनि, काला रंग, अशुद्ध शुद्ध खाने वाले, तुमको हम कैसे वनराज माने? कौआ, अरे अरे क्या बोलती हो? यदि मैं काले रंग वाला हूँ तो तुम कौन सी गोरे शरीर वाली हो? और भी एक बात तुम भूल रही हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। यदि असत्य बोलोगे तो कौआ काट लेगा। इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता तो विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा कौवे जैसे जागरूक विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माने जाते हैं। अब कोयल कहती है, आत्म प्रशंसा से क्या लाभ? आत्म प्रशंसा मत करो। क्या याद नहीं, कौआ काला कोयल काली। कोयल और कौवे में क्या भेद है? वसंत ऋतु आने पर कौआ कौआ रह जाता और कोयल कोयल हो जाती है। अब कौआ कहता है, अरे दूसरों पर निर्भर, मैं यदि तुम्हारी संतान को ना पालूं तो कोयलें कहाँ होंगी? इसलिए करुणापरायण पक्षी सम्राट मैं कौआ ही हूँ। हाथी समीप से ही आते हुए, अरे रे, सारी वार्ता सुनते हुए मैं यहाँ आया हूँ। मैं विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। शेर हो या अन्य कोई भी वन्य पशुओं को तंग करने वाले जंतु को मैं अपनी सूंड से पटक पटक कर मार डालूंगा। अतः वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। अब एक बंदर आता है और कहता, अरे रे क्या ऐसी बात है, और जल्दी से ही हाथी की पूंछ को खींचकर पेड़ पर चढ़ जाता है। गजा तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडितुमिच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा अन्य वृक्षम आरोहति। हाथी तो उस वृक्ष को अपनी सोर से घुमाना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। इस प्रकार हाथी को वृक्ष की ओर दौड़ते देखकर शेर भी हंसता है और बोलता है, हे हाथी, मुझे भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग कर दिया है। अब बंदर कहता है, इसलिए तो कहता हूँ कि मैं ही वनराज के पद के लिए योग्य हूँ। यह सब सुनकर नदी के मध्य से एक बगुला बोलता है, अरे अरे, मुझको छोड़कर कोई अन्य राजा हो सकता है क्या?
मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक बिना हलचल के ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ के समान रह सकता हूँ। मैं अपनी सभा में अनेक पदों को अलंकृत करने वाले विभिन्न जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करवाऊंगा। अतः मैं ही वनराज के पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। अब हम सब आगे और जो बातचीत हुई है उसको पढ़ेंगे। जैसे मयूर अर्थात मोर। अब मोर कहता है कि वृक्ष के चारों ओर ठहाका लगाते हुए आत्म प्रशंसा करने से थोड़ा रुको रुको। क्या नहीं जानते कि यदि उचित नेता राजा न हो तो प्रजा बिना मल्लाह वाली नौका के समान समुद्र में ही डूब जाती है। तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से बेचारी मछलियों को छल से पकड़कर क्रूरता से खा जाते हो। तुम्हें धिक्कार है, तुम्हारे कारण तो सारा पक्षी कुल ही अपमानित हो गया। बंदर घमंड से इसलिए कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। शीघ्र ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए सभी वन्य जीव तैयार हो जाएं। कहता है, अरे बंदर चुप रहो, वनराज के पद के लिए कैसे योग्य हो। देखो, मेरे सिर पर राजमुकुट के समान चोटी स्थापित करने वाले विधाता के द्वारा ही मैं पक्षी राज बनाया गया हूँ। अतः वन में रहने वाले मुझको वनराज के रूप में भी देखने के लिए अब सब तैयार हैं, क्योंकि अन्य कोई भी कैसे विधाता का निर्णय करने में समर्थ है। अब कौवा कहता है व्यंग्य से, अरे सर्प पक्षी, नृत्य के अतिरिक्त तुम्हारी क्या विशेषता है कि हम तुमको वनराज के पद के लिए योग्य माने। अब मोर कहता है, क्योंकि मेरा नृत्य प्रकृति की आराधना है। देखो मेरे पंख समूह की अद्वितीय सुंदरता। देखो, त्रिलोक में कोई भी मेरे समान सुंदर नहीं है। वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को मैं अपनी सुंदरता और नृत्य से आकर्षित करके वन से बाहर कर दूंगा। अतः मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। इसी समय नदी का जल पीने के लिए आए हुए बाघ और चीता भी इन सब बातों को सुनते हैं और बोलते हैं। बाघ और चीता, अरे क्या वनराज के पद के लिए सुपात्र चुना जा रहा है। शेर, अरे चुप हो जाओ, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, रक्षक नहीं। ये वन्य जीव भक्षक को रक्षक पद के लिए योग्य नहीं मानते, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। बगुला, शेर महोदय के द्वारा सर्वथा उचित कहा गया। वास्तव में शेर के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया, परंतु अब तो कोई भी पक्षी ही राजा निश्चित होना चाहिए। सभी पक्षी, हाँ, कोई पक्षी ही वनराज होना चाहिए। तो कोई भी अपने अतिरिक्त किसी और को इस पद के लिए योग्य नहीं सोचता, तो कैसे निर्णय हो। तब उन सब के द्वारा गहरी नींद में सोए उल्लू को देखकर विचार किया गया, यह आत्म प्रशंसा से हीन पद से निर्लिप्त उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्पर आदेश देते हैं कि राजा के अभिषेक से संबंधित सामग्रियां ले आओ। सभी पक्षी भी तैयारी में लग जाते हैं। अब कौवा ठहाकेपूर्ण स्वर में, यह सर्वथा अनुचित है कि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि विद्यमान पक्षी प्रधानों के रहते हुए दिन के अंधे भयंकर मुख वाले इसके अभिषेक के लिए सब तैयार हैं। पूरा दिन सोते हुए यह हमारी रक्षा कैसे करेगा। वास्तव में तो स्वभाव से भीषण क्रोध वाले अत्यंत उग्र, निर्दयी, अप्रियवादी उल्लू को राजा बनाकर क्या सफलता मिलेगी। फिर प्रकृति माता प्रवेश करती है स्नेह से, हे प्राणियों, तुम सभी मेरी संतान हो, क्यों परस्पर झगड़ा करते हो। वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव याद करो, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति। जो देता है ग्रहण करता है, रहस्य कहता है, पूछता है, खाता है और जोड़ता है, यह 6 प्रेम के लक्षण हैं। सभी प्राणी समान स्वर से, माता आप सर्वथा उचित कहती हो, परंतु हम आपको नहीं जानते, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, मैं प्रकृति तुम सबकी माता हूँ। तुम सभी मेरे प्रिय हो, सभी का यथा समय मेरे लिए महत्व है। तो कलह करके समय बेकार न बिताओ, अपितु मिलकर ही प्रसन्न रहो और जीवन को रसमय करो। जैसा कहा गया है, प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के कल्याण में राजा का कल्याण। अपना प्रिय राजा का कल्याण नहीं, प्रजा का प्रिय ही राजा का कल्याणकारी होता है। अपि च अगाध जल संचारी न गर्वम याति रोहितः
अंगुष्ठो मात्रेण सफरी फुरफुरायते प्राणिनां जायते हानि परस्पर विवादता अन्योन्य सहयोगेन लाभास्तेषां प्रजायते। असीमित जल में संचार करने वाली रोहित यानी मछली गर्व को प्राप्त नहीं होती, परंतु अंगूठे के बराबर जल से छोटी मछली उछलने लगती है। आप सबकी सफरी के समान एक एक के गुण की चर्चा छोड़कर मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सब प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। परस्पर झगड़े से प्राणियों की हानि होती है, परस्पर सहयोग से उनका लाभ होता है। अब यह कथा समाप्त हुई और हमें शिक्षा मिली कि एकता में ही बल है। इस प्रकार से पाठ के शब्दार्थ और इसमें दिए गए अन्वय को अपनी नोटबुक में लिखेंगे और लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।